नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा जारी। दोनों सदनों में अहम विधेयक पेश किए जाने और चर्चा के लिए सूचीबद्ध। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं और भर्ती घोटाले पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर खुलेआम नौकरियां बेचने का आरोप। अधिकारियों की बर्खास्तगी की मांग। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से भक्तिमय हुआ वातावरण। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वेटलिफ्टिंग दल को किया सम्मानित। आइए सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आज से संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे सप्ताह की शुरुआत हो गई। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के साथ शुरू हुई। एक बार लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल पाया। आपको बता दें कि लोकसभा में आज दो अहम विधेयक पेश किए जाने के लिए और एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश किए जाएंगे। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करेंगे। विधेयक के माध्यम से भारतीय सांख्यिकी संस्थान के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस विधेयक से क्या क्या बदलने वाला है। तो लोकसभा में आज सूचीबद्ध है ये विधेयक। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पेश करने वाले हैं। आईएसआई को नया कानूनी ढांचा इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। 1959 के आईएसआई अधिनियम की ये जगह लेता हुआ नजर आएगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026। राष्ट्रपति होंगे संस्थान के विजिटर, यानी कि ये प्रावधान इसमें जोड़ा गया। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करेगा नीतिगत फैसले और साथ ही साथ निदेशक की अध्यक्षता में अकादमिक परिषद भी इसमें नजर आएगी। केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही बढ़ाने का प्रावधान ये विधेयक करता है। डेटा वैज्ञानिकों की मांग भी पूरी होती हुई इसके माध्यम से नजर आएगी। आधुनिक प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर है। आईआईटी, आईआईएम जैसी जो संस्थागत संरचनाएं हैं वो भी मिलती हुई नजर आएगी, उसे और भी मजबूती मिलेगी। शासन सुधारों को कानूनी आधार भी इसके माध्यम से मिलता हुआ नजर आएगा। तो किन बदलावों की ये बात करता है वो हमने आपको ग्राफिक के जरिए बताया। वहीं बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग कानून डिजिटल होगा। और क्या क्या खास होगा आपको बताते हैं कि आखिर इसके प्रावधान क्या क्या कह रहे हैं। तो आपको बताएं कि वित्त मंत्री आज लोकसभा में ये विधेयक पेश करने वाली हैं। 1891 के पुराने कानून में ये बदलाव करता है और संशोधित प्रावधान के साथ सदन में वित्त मंत्री इसे लेकर के आएंगे। 135 वर्षीय कानून की जगह लेगा ये नया विधेयक। डिजिटल रिकॉर्ड वैध साक्ष्य बनेंगे, इस पर जोर है। साथ ही साथ क्लाउड दस्तावेज अदालत में मान्य किए जाएं, इसका भी प्रावधान ये विधेयक करता है। प्रमाणित डिजिटल कॉपी ही पर्याप्त मानी जाए साक्ष्य के तौर पर, ये भी व्यवस्था इसके माध्यम से की जाती है। साथ ही साथ मूल बही खाते लाना अब जरूरी नहीं होगा। जब ये कानून बन जाएगा बैंककार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026, तो फिर इसके तहत ये जो तमाम प्रावधान है इसका पालन होगा। ग्राहकों की गोपनीयता सुरक्षित रखी जाए। साथ ही साथ बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता को और भी बढ़ाने पर लगातार जोर है और इसके माध्यम से ये प्रावधान नजर आता है कि पारदर्शिता और भी बढ़ेगी। डेटा लीक पर कड़े दंड का प्रावधान भी इसके माध्यम से किया जाता है। रिकॉर्ड छेड़छाड़ पर सख्त कार्रवाई, किसी भी तरह के रिकॉर्ड के साथ
यदि छेड़छाड़ होती है तो फिर सख्त कार्रवाई होगी। आधुनिक बैंकिंग के अनुरूप ये नया कानून है, यानी कि जिस तरह से हम आधुनिकता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ रहे हैं, डिजिटलीकरण के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर भारतीय साक्ष्य संहिता के अनुरूप ये विधेयक नजर आता है। डिजिटल विवादों का त्वरित निपटान करने का बात भी ये विधेयक कहता है। और इसके साथ ही लोकसभा में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध है। विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। इस स्वीकृत संख्या में सीजेआई भी शामिल है। वर्तमान में सीजेआई के अलावा 33 जज हैं। विधेयक का उद्देश्य लंबित मामलों के बोझ को कम करना और मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है। तो सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी जजों की संख्या। विधेयक में जजों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिस पर चर्चा प्रस्तावित है। 1956 के कानून में संशोधन करता है और साथ ही साथ कुल जजों की जो संख्या है वो 34 से बढ़कर अब 38 हो जाएगी। हालांकि ये संशोधित विधेयक सदन में लोकसभा में रखा जा चुका है। चर्चा और पारित किए जाने के लिए ये सूचीबद्ध है। वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यसूची में एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर उच्च सदन में चर्चा होनी है। यह विधेयक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। विधेयक के माध्यम से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक में देरी से भुगतान पर सख्त प्रावधान है और इतना ही नहीं, इसके साथ ही छोटे उद्योगों की रिकवरी भी इसके माध्यम से आसान होगी। साथ ही साथ ऑनलाइन विवाद समाधान को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। एमएसएमई कानून में जो बदलाव होंगे उसके बाद उद्यम पोर्टल को कानूनी पहचान मिलेगी। छोटे प्रक्रियागत चूक अब अपराध नहीं मानी जाएगी, यानी कि यदि किसी तरह की कोई छोटी चूक होती है प्रक्रिया के तहत तो उसे अपराध नहीं माना जाए। राज्यों को अधिक प्रशासनिक छूट इसके माध्यम से मिलती हुई नजर आएगी। और आपको बता दें कि एमएसएमई का जीडीपी जो है वो 31% का योगदान देश में देता है। देश में नागरिकों की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर संसद की स्थायी समिति बेहद गंभीर रुख अपना रही है। आज संसद की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार समिति की एक बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में देश के डिजिटल सुरक्षा परिदृश्य की गहन समीक्षा की जाएगी। समिति ने देश के डिजिटल नागरिकों की प्राइवेसी और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों पर चर्चा के लिए प्रमुख सोशल मीडिया और टेक कंपनियों को तलब किया है। इनमें मेटा, एक्स, स्नैपचैट और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इस बैठक के मुख्य रूप से 2 प्रमुख एजेंडे तय किए गए हैं। पहला, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को कैसे पुख्ता किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों और आम नागरिकों के डेटा की गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं दूसरा बड़ा बिंदु यह है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सरकार के पब्लिक ऑर्डर और देश की कानून व्यवस्था से जुड़े नियमों का किस तरह से पालन कर रहे हैं। संसद परिसर में बीते शुक्रवार को निर्दलीय सांसद पप्पू यादव द्वारा चंदा चोरी पर किए गए नुक्कड़ नाटक पर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इस नाटक की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोपों से संतों का कोई वास्ता नहीं है। रामगोपाल यादव ने इस कृत्य को पूरी तरह गलत ठहराते हुए कहा कि संसद परिसर में ऐसी हरकतें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन का, संतों का अपमान है ये। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। इस खबर पर ताज़ा अपडेट आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के लिए मतगणना लगातार जारी है। बिहार के पटना जिले की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर पर हुए उपचुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। 7वें चरण की मतगणना के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार से 3811 मतों से आगे हैं। राजद की रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर हैं। इधर गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट पर 19 में से 4 दौर पूरे होने के बाद भाजपा के सतीश पटेल अपने प्रतिद्वंद्वी एवं कांग्रेस उम्मीदवार से 8000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं। 4 दौर की गणना के बाद पटेल को 12941 वोट मिले, जबकि उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी एवं पूर्व मंत्री भिखाभाई रबारी को 4568 वोट मिले, जिससे भाजपा उम्मीदवार को 8373 वोट की बढ़त मिल गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दतिया विधानसभा सीट पर दूसरे दौर के बाद भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के घनश्याम सिंह से 875 मतों से आगे हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने JPSC और JSSC पर राज्य में खुलेआम नौकरियां बेचने का आरोप लगाया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड में JPSC और JSSC ने खुलेआम नौकरियां बेची हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दलालों ने छात्रों को नेपाल, बिहार और बंगाल ले जाकर 135 में से 150 प्रश्न रटवाए, जिनमें से 120 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए। सेंटर पर नेट बंद कराकर इस पूरी धांधली को अंजाम दिया गया। उन्होंने आगे लिखा कि पैसों की सेटिंग के कारण ही JSSC ने 26,000 आचार्यों का रिजल्ट एक साथ न देकर टुकड़ों टुकड़ों में निकाला। बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के प्रोटेस्ट का वीडियो शेयर करते हुए इसे राज्य के भविष्य को बचाने की लड़ाई करार दिया और लोगों से भी छात्रों का तन मन धन से साथ देने की अपील की है। उन्होंने राज्य सरकार से JPSC और JSSC के अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और सचिव को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। इसके साथ ही इन सभी दोषियों पर FIR दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार करने और पूरे मामले की CBI जांच कराने की भी पुरजोर मांग की है। मैं कहता हूं कि भाई वहां पेपर लीक नहीं है, वहां तो बेचा जा रहा है नौकरी को। 20 लाख में, 25 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में JPSC में चला गया। चेयरमैन से लेकर के सदस्य और उस दफ्तर में जो लोग भी पदाधिकारी थे, उन सारे लोगों के ऊपर FIR करिए, उनको सब गिरफ्तार करिए और अध्यक्ष से लेकर इन सबको वहां से हटाइए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। भाजपा ने छात्रों की CBI जांच की मांग का समर्थन किया है। बीजेपी के रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने DD न्यूज के साथ खास बातचीत में विपक्ष पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली को लेकर रांची में छात्र आंदोलनरत हैं और यहां संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन विपक्ष के लोग JPSC में गड़बड़ी की मांग को लेकर किसी भी तरह की बात अब तक नहीं कर पाए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रांची से सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी हैं इस मुद्दे पर बातचीत के लिए। संजय जी, कैसे देखते हैं विपक्ष का ये क्या दोहरा चरित्र नहीं है? देश नहीं यहाँ प्रदर्शन और वहाँ नहीं। अरे देश नहीं जानता क्या इनका दोहरा चरित्र? मौका परस्त, देश में देश के लोगों को भड़काओ, देश के इनको विकास पसंद नहीं। लेकिन झारखंड के हजारों बच्चे पिछले 10 दिनों से जयपाल सिंह स्टेडियम में खुले आकाश के लिए धरने बैठे हैं। उनकी एक ही मांग है भाई
कि सीबीआई जांच कराओ, उससे कम मानेंगे नहीं। और कल तो 1 लाख छात्र रांची के सड़कों पे थे, 1 लाख छात्र, एक ही मांग थी, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, उससे कम मानेंगे नहीं। लेकिन आप देखो 10 दिनों के अंदर सरकार इतनी असंवेदनशील, इतनी असहज कि एक भी अदना सा अधिकारी भी उनसे मिलने नहीं गया, संवाद स्थापित नहीं किया। 300 में 299 जिसके अभ्यर्थी का मार्क्स आया उसका चयन नहीं हुआ, 300 में 17 मार्क्स जिसका आया उसका चयन हो गया। यही तो मांग है कि जो नियुक्ति घोटाला हुआ, जो पेपर लीक का मामला हुआ, उसकी सीबीआई जांच कराओ। सीबीआई जांच से कम मानेंगे नहीं, ये संकल्प है लाखों छात्रों का। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो बीजेपी के रांची से सांसद हैं और वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ियों को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जो अभी की सबसे बड़ी खबर है कि जेपीएससी में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी और जो केंद्र सरकार है वो सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। इधर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया है। कोर्ट ने 2 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले की सुनवाई जनवरी 2023 से चल रही थी। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और उत्पीड़न के आरोपों में बृजभूषण के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को पर्याप्त नहीं माना और उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। मामले में बरी होने पर बृजभूषण सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा। कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है और मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूं कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया। श्रावण मास के पहले सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर पूरी तरह से तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण किया जा रहा है और कहीं वैदिक मंत्रोच्चार हो रहे हैं तो कहीं रुद्राभिषेक हो रहा है, कहीं महाआरती का आयोजन। पहले सोमवार पर हजारों की संख्या में कांवड़िए और शिव भक्त गंगाजल, बिल्वपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोलबम के जय घोष भी मंदिरों में गूंज रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का रंगारंग समापन हो गया है। भव्य समापन समारोह में भारत आकर्षण का केंद्र रहा। राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया और इसके साथ ही भारत ने 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की अपनी यात्रा शुरू कर दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का समापन एक भव्य और रंगारंग समारोह के साथ हुआ, जिसने राष्ट्रमंडल की एकता, खेल भावना और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया और अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही शताब्दी संस्करण की मेजबानी की भारत की तैयारियों का औपचारिक आगाज हो गया। समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दुनिया भर के दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति से हुई, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार का है संदेश दिया गया। भारतीय और स्कॉटिश संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिला। प्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ शर्मा और स्कॉटलैंड के विख्यात बैगपाइपर रॉस एस्ली की जुगलबंदी ने दोनों देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई दी।
इसके बाद मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ शानदार प्रस्तुति देकर भारतीय संगीत की आधुनिक और जीवंत पहचान दुनिया के सामने पेश की। समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। स्कॉटलैंड के दिग्गज रॉक बैंड सिंपल माइंड्स की प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। संगीत, संस्कृति और खेल भावना के इस अद्भुत संगम के साथ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल समापन हुआ और अब दुनिया की निगाहें 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों पर टिक गई है। ग्लासगो से नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ग्लासगो में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं और अपने खाते में जोड़े हैं। 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। तो ग्लासगो में भारत का विजय घोष, जहां 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक अपने नाम किए भारतीय खिलाड़ियों ने पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत रहा है। रिंग से ट्रैक तक भारत का जलवा कायम रहा है। मुक्केबाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। मुक्केबाजी में 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक भारत के खिलाड़ियों ने हासिल किए। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में कुल 16 पदक भारत को मिले हैं। 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य ट्रैक एंड फील्ड में। वेट लिफ्टिंग और जूडो में भी भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। तो ग्लासगो में भारत का परचम और विजय घोष नजर आया और इसके साथ पैरा पावर लिफ्टिंग में कांस्य पदक भी भारत को मिला। ऑस्ट्रेलिया 171 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय भारोत्तोलकों को सम्मानित किया। ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में भारत ने भारोत्तोलन में 11 इवेंट्स में हिस्सा लेते हुए 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। कई भारतीय भारोत्तोलकों ने इतिहास रचते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी दिया। मीराबाई चानू ने भारतीय भारोत्तोलन दल की अगुवाई करते हुए लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये कॉमनवेल्थ खेलों में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण पदक रहा। मीराबाई चानू की नज़र अब एशियन गेम्स में देश के लिए पदक जीतने पर है। मीराबाई चानू से बात की है हमारे संवाददाता सुचित्रा ने, तो आप ये खास बातचीत को सुनिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीतने के बाद मीराबाई चानू अपने देश वापस लौट चुकी हैं और अभिनंदन का जो दौर है वो लगातार जारी है। मीरा, अपने देश आकर अपनी जो ये अचीवमेंट है उसका और भी ज़्यादा एक रियलाइजेशन हो रहा है। कैसा लग रहा है वापस आकर सब लोगों का रिएक्शन देखकर? मेडल लेने से सबसे अच्छा जो इंडिया में जब वापस आते हैं तो इतना ऑनर करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना मतलब सम्मान मिलते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा खुशी होते हैं। क्योंकि मेडल, हाँ, हमारी लाइफ में एक प्लेयर्स है तो हम जब भी कोई भी कंपटीशन जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ इंडिया के लिए लेके आने के लिए हम सोचते हैं। पर इससे और ज़्यादा इंडियन वालों ने, इंडिया के जो वर्ष ने इतना प्यार करते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगातार मैंने तीसरा ये गोल्ड मेडल इंडिया के लिए दिया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगातार तीसरा गोल्ड जीतना तो एक बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन लगातार एक वेट कैटेगरी में बने रहना उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। तो कितना मुश्किल रहा आपके लिए एक वेट कैटेगरी में बने रहना, और कैसे देखते हैं अपने उस अचीवमेंट को, उस वेट कैटेगरी को मेंटेन करना? हाँ, वेट मेंटेन के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रही, बहुत ही ज़्यादा। सबसे टफ यही रही है मेरे साथ अभी तक का, क्योंकि पहले 49 में खेलती थी तो 48 में आके मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स को खेलना पड़ा। तो काफ़ी मुश्किल हुई थी मेरे साथ कि 48 में लाने के लिए और इसको मेंटेन करके रख के ट्रेनिंग भी करने थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। पर ये सब फेज़, ये सब मुश्किलें हमको एक प्लेयर्स की लाइफ में तो होते रहते हैं। तो वो सब ऐसे करके हमने जब ऊपर तक पहुंची है, जब पोडियम में खड़ी है, तो इससे अचीवमेंट और ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकते। कॉमनवेल्थ गोल्ड आ गया है, अगला टारगेट मीराबाई का? अभी मेरा सबसे टारगेट रहेगा एशियन गेम्स में। मेरा एशियन गेम्स में मेडल नहीं है, तो मेरी तरफ से मैं पूरा कोशिश करूँगी फिर से मैं इंडिया के लिए मेडल देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मीराबाई चानू लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गोल्ड जीत चुकी हैं और अब उनकी नज़र है एशियन गेम्स पर। कैमरा पर्सन सुमित नौडियाल के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दिल्ली।